आज की वीडियो में हम आंध्र प्रदेश सर्किल के 2024 के पीएसए के क्वेश्चन पेपर के डिपार्टमेंट के और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जिसने पहले एग्ज़ाम दिया है उससे इन क्वेश्चन पेपर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में ज़रूर पूछ लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको बहुत अच्छे से करके जाते हो, लगभग 90% आपका क्वेश्चन पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स में से देखने को मिल जाता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छे से करने हैं। इनका मैथ का, रीजनिंग का, जीके का हर पोर्शन बड़े अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है जहाँ से आपसे हर बार नए क्वेश्चन पूछे जाएं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से रिपीट होते हैं। बड़े अच्छे से आप इनको करके जाएंगे। और अगर आपको बुक्स चाहिए क्वेश्चन पेपर्स की तो बुक्स भी मिल जाएंगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बुक चाहिए तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन ओशन थ्योरी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आपने और अच्छे से तैयारी करनी है और क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं या आपको बुक्स चाहिए तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ क्लासेस में जुड़ सकते हैं या फिर बुक्स भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अब मैंने यहाँ पे इनके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसके लिए यहाँ पे पॉइंट है कि वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया पोस्ट 2012 प्रोजेक्ट। तो इंडिया पोस्ट का 2012 का प्रोजेक्ट यानी कि आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात की है। तो इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? इज द मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिस इन कंट्री। देश में जितने भी डाकघर थे या डाकघर हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन करना और कंप्यूटराइजेशन करना, ये आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 का एक उद्देश्य था। और कौन से पोस्ट ऑफिसेस? सभी डाकघर, इंक्लूडिंग आपके जो रूरल एरियाज में ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस हैं, इनके अलावा मेल ऑफिसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर ऑफिसेस हैं, इन सब की मॉडर्नाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 के पार्ट क्या क्या थे? ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस, सब पोस्ट ऑफिसेस, हेड पोस्ट ऑफिसेस, मेल ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, इन सब की मॉडर्नाइजेशन करना, इन सब की कंप्यूटराइजेशन करना। Which one of the following is not the objective of IT modernization project 2012? इनमें से कौन सा IT प्रोजेक्ट 2012 का उद्देश्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, कैश बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये जो है आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 का हिस्सा नहीं था। आईटी प्रोजेक्ट 2012 के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे या कौन कौन से उद्देश्य थे, या आप कह सकते हैं कौन कौन से पार्ट्स थे? तो सबसे पहले है प्रोवाइडिंग ई सर्विसेज टू दी सिटीजन्स इन एफिशिएंट मैनर एट अफोर्डेबल कॉस्ट विद ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले नागरिकों को अधिक जवाबदेही और उत्पादकता के साथ किफ़ायती लागत पर कुशल तरीके से ई सेवाएं प्रदान करना। मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, विभिन्न सेवाओं और उत्पादों से राजस्व को अधिकतम करना, यानी कि अलग अलग प्रकार की सेवाएं और प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाना और जितना ज़्यादा हो सके रेवेन्यू बढ़ाना। रेवेन्यू यानी कि राजस्व जो डाकघर को प्राप्त होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना। एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू प्रोविजंस ऑफ नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी, स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड रिलायबिलिटी। इसके अलावा आवश्यकता आधारित उत्पादों और सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, यानी कि जिस तरह की सेवाएं ग्राहकों को चाहिए उनकी आवश्यकता आधारित उत्पाद और सेवाएं लोगों तक पहुंचाना। जो सर्विसेज हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, डिलीवरी में स्पीड और विश्वसनीयता लाना।
ability to provide its services in a user friendly competitive manner in the attractive environment। इसके अलावा आकर्षण वातावरण में उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रतिस्पर्धा तरीके से अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने या प्रदान करने की क्षमता। Consolidate current IT infrastructure, migrate to an efficient, reliable, user-friendly IT system। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने या सारे उद्देश्य या सारे पार्ट पढ़ लेने हैं। इसमें एम्प्लॉय डिलाइट भी है कि कर्मचारी खुश होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो दुखी होकर काम करें, तो उनके लिए भी क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय डिलाइट होने चाहिए। एक्वायरिंग ब्रांड इक्विटी ऑफ द लीडिंग एज सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी जो कि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसको इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, नहीं, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम किया गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास वाणिज्यिक लेखा प्रणाली की शुरुआत की गई, ना कि सिंगल एंट्री सिस्टम की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विजन ऑफ इंडिया पोस्ट 2012 इज, भारतीय डाक की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 का विजन क्या था। करेक्ट आंसर सी आएगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सेल्फ रिलायंट मार्केट लीडर। भारतीय डाक को क्या करना, प्रौद्योगिकी सक्षम आत्मनिर्भर बाजार अग्रणी बनाना। तो ये क्या था, इंडिया पोस्ट 2012 का विजन था। तो इसके लिए 5 पहलें की गई, 5 इनिशिएटिव्स किए गए। कौन कौन से 5 इनिशिएटिव थे। सबसे पहले इंक्रीज्ड मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू, सबसे पहला जो इनिशिएटिव था बाजार में हिस्सेदारी और राजस्व में वृद्धि करना। दूसरा इनिशिएटिव क्या था, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना। तीसरे इनिशिएटिव की बात करें, इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, उसके अलावा मोटिवेटेड वर्क फोर्स और साथ में रूरल डेवलपमेंट। तो ये 5 पहले की गई। भारतीय डाक का विजन 2012 क्या था, इसके तहत 5 कह सकते हैं इनिशिएटिव्स किए गए या 5 शुरुआतें की गई। क्यों ये शुरुआतें की गई, ताकि भारतीय डाक विभाग का जो लक्ष्य है कि डाक विभाग को प्रौद्योगिकी सक्षम आत्मनिर्भर बाजार नेता में बदलना है। तो इस बदलाव के लिए डाक विभाग में 5 इनिशिएटिव्स या 5 शुरुआतें की गई और ये 5 शुरुआतें भी आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिजनेस प्रायोरिटीज आर देयर इन इंडिया पोस्ट 2012 प्रोजेक्ट। इंडिया पोस्ट 2012 परियोजना में कितनी व्यावसायिक प्राथमिकताएं हैं। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। इसमें 8 बिजनेस प्रायोरिटीज थी। कौन कौन सी, मेल ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक, पोस्ट, ई कॉमर्स, पोस्टल बैंकिंग ऑपरेशन, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल बिजनेस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज। तो डाक विभाग की व्यावसायिक प्राथमिकताएं आईटी प्रोजेक्ट 2012 के तहत कितनी थी, 8 थी। और ये 8 की 8 आपने बड़े अच्छे से याद करनी है। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएंगी फुल, इनके बारे में, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये क्यों इनकी शुरुआत हुई, क्या इनमें किया गया, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट आते हैं, WAN मीन्स, WAN की फुल फॉर्म क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर 80 आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। बड़े अच्छे से फुल फॉर्म्स याद करनी है। मैंने ये वीडियोस में पहले भी बोला है कि जो आपकी फुल फॉर्म्स हैं आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की, कई बार क्वेश्चन पेपर्स में 5-5, 6 फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। RICT की फुल फॉर्म पूछी गई है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Which one of the following is not the part of logistic post। इनमें से कौन सा लॉजिस्टिक पोस्ट का हिस्सा नहीं है। कौन सा लॉजिस्टिक पोस्ट का हिस्सा नहीं है, पैकिंग। अब सबसे पहले लॉजिस्टिक पोस्ट क्या होती है। लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड्स बिजनेस कस्टमर्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन व्हिच मैनेजेस द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। तो लॉजिस्टिक पोस्ट क्या करती है, जो बिजनेस कस्टमर होते हैं, व्यावसायिक ग्राहक होते हैं, उनको लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करती है। लॉजिस्टिक पोस्ट
पोस्ट क्या करती है, बिजनेस कस्टमर्स को कोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब इस एफिशिएंट सोल्यूशन में क्या रहता है, उनकी डाक को कलेक्ट करना, डाक को स्टोर करना, ट्रांसमिशन करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें इस एफिशिएंट सोल्यूशन में आती हैं। तो लॉजिस्टिक पोस्ट के कौन कौन से हिस्से हैं, यानी कि आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, आपकी सुविधा के अनुसार ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपको दी जाती है, रेल से, रोड से, ठीक है, जहाज से, जैसे मर्जी, है ना। उसके बाद वेयर हाउसिंग सर्विसेज आपको मिल जाती है, यानी कि अगर आपकी आर्टिकल्स को या आपकी डाक को जो आपने लॉजिस्टिक पोस्ट के तहत भेजी है उसको स्टोर करना पड़े तो उसके लिए वेयर हाउसिंग सर्विसेज मिल जाएंगी। फुलफिलमेंट सर्विसेज इसमें आपको मिल जाएंगी, रिवर्स लॉजिस्टिक की सुविधा इसमें मिल जाएगी, लेकिन पैकिंग वाली सुविधा आपको इसमें नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं। टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन इज द ऑब्जेक्टिव अंडर। अब हमने ऊपर पढ़ लिया कि आईटी प्रोजेक्ट 2012 में जो भी आपकी प्रायोरिटीज थी उसमें 8 प्रायोरिटीज थी, एक हमने कर ली रूरल बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया, 4, कि जो बिजनेस प्रायोरिटीज थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की आईटी प्रोजेक्ट 2012 में, उसमें क्या क्या था हमारे पास, मेल ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, पोस्ट, ई कॉमर्स और क्या था, पोस्टल बैंकिंग, रूरल बिजनेस। तो यही क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन इज द ऑब्जेक्टिव अंडर। तो बैंकिंग सुविधा से वंचित ग्रामीण आबादी का वित्तीय समावेशन प्राप्त करना किसका उद्देश्य है, यानी कि जो भी आपकी अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन है, ऐसी ग्रामीण आबादी जहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनका वित्तीय समावेशन प्राप्त करना, ये किसके तहत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आएगा, रूरल बिजनेस के तहत ये चीज़ आती है। तो 8 प्रायोरिटीज थी, उसमें से एक प्रायोरिटी क्या थी, रूरल बिजनेस, और इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है। तो रूरल जो आपकी बिजनेस है, रूरल बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे रखे हैं। टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन, की जो बैंक रहित ग्रामीण आबादी है उसको, उसका वित्तीय समावेशन प्राप्त करना। टू एनेबल ब्रांच ऑफिस टू मेक डिसबर्समेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सच एज मनरेगा, उसके बाद जो ब्रांच ऑफिस हैं वो मनरेगा जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचा सकें, इसके लिए उनको सक्षम बनाना। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड टू रूरल कस्टमर्स, ग्रामीण ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। टू इंक्रीज रेवेन्यूज बाय प्रोवाइडिंग रिटेल पोस्ट सर्विसेज, थर्ड पार्टी सर्विसेज, रिटेल पोस्ट सर्विसेज या थर्ड पार्टी सर्विसेज के माध्यम से रेवेन्यू या राजस्व को बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें किसके ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं, रूरल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। Which one of the following is not the objective under human resources? निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का उद्देश्य नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, क्योंकि ये सभी क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऑब्जेक्टिव हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो 8 प्रायोरिटीज़ के बारे में किया, उसमें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी है एक प्रायोरिटी, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ह्यूमन रिसोर्सेज और उसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे रखे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, टू प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज विद सेंट्रलाइज्ड एंड एक्यूरेट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, प्रशासनिक कार्यालयों को केंद्रीकृत और सटीक कर्मचारी जानकारी प्रदान करना। एम्प्लॉय डेवलपमेंट थ्रू इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, उसके अलावा प्रशिक्षण, प्रशासन और प्रबंधन में सुधार के माध्यम से कर्मचारी विकास। टू सपोर्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर थ्रू एक्यूरेट एंड टाइमली एनालिसिस ऑफ वर्कलोड, कार्यभार के सटीक और समय पर विश्लेषण के माध्यम से जनशक्ति के इष्टतम उपयोग का समर्थन करना। तो ये सभी ह्यूमन रिसोर्सेज के या ह्यूमन रिसोर्सेज जो प्रायोरिटी थी उसके ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग एवेन्यूज फॉर एडवर्टाइजर्स इज एन ऑब्जेक्टिव अंडर, विज्ञापन दाताओं के लिए विज्ञापन के अवसर प्रदान करना, ये किसके अंतर्गत उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ही आएगा,
ई कॉमर्स के तहत ही आता है। अब हमने जो 8 प्रायोरिटीज़ की उसमें क्या आता है, ई कॉमर्स। तो यहाँ पे ई कॉमर्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे या उद्देश्य थे उनके बारे में, टू शेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डीओपी, इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन कंसिस्टेंट मैनर। तो ये आपने जो भी ऑब्जेक्टिव है पीडीएफ से कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आने वाले एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट एज ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इनमें से किसे पंजीकृत समाचार पत्र के रूप में नहीं भेजा जा सकता। न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड ओनली विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया, ऐसे समाचार पत्र जो सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया के साथ पंजीकृत है। नहीं, तो जो न्यूज़पेपर है और किसके साथ पंजीकृत होने चाहिए, जिस जगह से उन्हें पब्लिश किया गया है वहां के सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में भी ये क्या होने चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए, पंजीकृत होने चाहिए, तभी इनके ऊपर आपको कंसेशन दिया जाएगा। पोस्टिंग के लिए जो चार्जेस आपसे लिए जाने हैं तभी उन चार्जेस में आपको छूट दी जाएगी अगर ये जहां से पोस्ट किए जाने हैं, पब्लिश किए जाते हैं, वहां के सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में भी ये रजिस्टर होने चाहिए। क्वार्टरली मैगजीन्स और हाफ ईयरली मैगजीन्स, तो मैगजीन्स चाहे वो क्वार्टरली पब्लिश होती हैं चाहे वो हाफ ईयरली पब्लिश होती हैं, उनको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के रूप में नहीं भेजी जा सकती। तो इनमें से किसी को भी आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के रूप में नहीं भेज सकते, डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। बट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर बुक पैकेट्स, बुक पैकेट की अधिकतम वजन सीमा क्या है। करेक्ट आंसर सी आएगा 5 किलोग्राम। अब जो रजिस्टर्ड बुक पैकेट है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, बुक पोस्ट। बुक पैकेट सर्विस का नया नाम क्या है, बुक पोस्ट। और इसके लिए जो भी प्राइसिंग थी, टैरिफ थी या स्लैब जो भी थी वो सेम एज इट इज़ है, पहले की तरह है, सिर्फ इसका नाम बदलकर बुक पोस्ट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज द मैच्योरिटी पीरियड फॉर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की परिपक्वता अवधि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आएगा 2 वर्ष है। मैच्योरिटी पीरियड फॉर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इज 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, जिस तिथि को आप अकाउंट ओपन करते हैं उसके 2 वर्ष के बाद महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र मैच्योर होता है, यानी कि अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। द स्कीम वाज अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अब ये जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट हैं, 2 वर्ष की अवधि के लिए ही अवेलेबल थी। ये जो स्कीम है सिर्फ 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध थी। और ये 2 वर्ष की अवधि कब से लेकर कब तक थी, 1 अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 31, 2025 तक ये सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान में ये सुविधा बंद हो चुकी है। आगे चलते हैं, फिल्ड इन एंड वेरीफाइड क्लेम फॉर्म्स ऑफ PMJJBY विल बी सेंट बाई CVS पोस्ट ऑफिस टू हुम। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के भरे हुए और सत्यापित दावा फॉर्म CVS डाकघरों द्वारा किसे भेजे जाएंगे, किसको भेजे जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। सीनियर पोस्ट मास्टर ऑफ संसद मार्ग हेड ऑफिस को ये भेजे जाते हैं। तो क्लेम फॉर्म जो भी होते हैं PMJJBY के, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का अगर किसी को क्लेम दिया जाना है तो क्लेम फॉर्म विधिवत तरीके से भरा हुआ और उस क्लेम फॉर्म को CVS पोस्ट ऑफिस के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, एनक्लोजर के साथ उसको किसे भेजा जाएगा, सीनियर पोस्ट मास्टर संसद मार्ग हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। तो संसद मार्ग हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के सीनियर पोस्ट मास्टर को ये फॉर्म भेजे जाएंगे। कैसे भेजे जाएंगे, सर्विस रजिस्टर्ड लेटर के माध्यम से भेजे जाएंगे, यानी कि पंजीकृत पत्र के माध्यम से, लेकिन सर्विस के तहत, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और अगर एक से ज़्यादा क्लेम फॉर्म आपने एक दिन में भेजने हैं तो सिंगल रजिस्टर्ड लेटर के माध्यम से इनको भेजा जा सकता है। एज लिमिट फॉर ओपनिंग ऑफ NPS अकाउंट अंडर ऑल सिटीजन मॉडल विल बी, अखिल नागरिक मॉडल के तहत
एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम खाता खोलने की आयु सीमा क्या होगी? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एनपीएस का खाता खोलने की लिमिट या एज लिमिट की बात करें 18 से 70 वर्ष है। एनी इंडियन सिटीजन, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे वो भारत में रहता हो या ना रहता हो। एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ओसीआई, क्या ओवरसीज इंडिया, भारत का विदेशी नागरिक भी अगर कोई है, अगर उसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में है तो वो ऑल सिटीजन मॉडल के तहत एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकता है। बट आर दी चार्जेस फॉर डूइंग द डेमोग्राफिक अपडेट इन आधार, आधार में जनसांख्यिकीय अपडेट करने के लिए क्या शुल्क लिया जाता है? तो कोई भी आधार कार्ड है, अगर उसमें आपने क्या करना है, डेमोग्राफिक अपडेट करनी है। डेमोग्राफिक अपडेट क्या होती है, बायोमेट्रिक अपडेट क्या होती है, डिटेल में हम कर चुके हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। तो जनसांख्यिकीय अपडेट करने के लिए आधार कार्ड में कितने चार्जेस लिए जाते हैं? 50 रुपये लिए जाते हैं। तो डेमोग्राफिक अपडेट की बात करें 50 रुपये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बताया है, जीएसटी सहित। और बायोमेट्रिक अपडेट की बात करें 100 रुपये लिए जाते हैं। दोनों चीज़ें करनी है, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक अपडेट दोनों के लिए भी 100 रुपये आपसे लिए जाएंगे। और जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होती है बच्चों की 5 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में, तो वो क्या होती है? फ्री। ठीक है, 5 से 15 वर्ष के बीच में नहीं, 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु होने पर मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जो होगी बच्चों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। But is the cost of 250 ml गंगाजल बोतल in post office counters, डाकघर काउंटरों पर 250 ml गंगाजल की बोतल की कीमत क्या होती है? 30 रुपये होती है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस काउंटर्स पर आपको गंगाजल बोतल्स मिल जाएंगी। एक बोतल का प्राइस 30 रुपये होता है। अगर ऑनलाइन आप खरीदेंगे तो उसके चार्जेस अलग से हैं, जैसे 121 रुपये हैं, 301 रुपये हैं। तो ऑनलाइन खरीदने पर अलग चार्जेस हैं। और 250 ml की बोतल अगर पोस्ट ऑफिस काउंटर पर खरीदते हैं, एक बोतल 30 रुपये की, 2 खरीदेंगे तो 60 रुपये की, इस तरह से चार्जेस लगते हैं। Who is the competent authority for allowing transmission of currency notes through post for specific purposes? विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अगर डाक के माध्यम से करेंसी नोट आप भेजना चाहते हैं, इनको भेजने की अनुमति कौन दे सकता है? डायरेक्टर जनरल के द्वारा ये अनुमति दी जा सकती है। आप अपनी मर्जी से डाक के माध्यम से करेंसी नोट नहीं भेज सकते हैं। अगर आप डाक के माध्यम से करेंसी नोट भेजना चाहते हैं, आपके पास महानिदेशक डाक की अथॉरिटी होनी चाहिए। The Director General of Postal Services has the authority to allow the transmission of currency notes, bank notes and coins through the postal service for specific purposes. डाक सेवाओं के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डाक सेवा के माध्यम से मुद्रा नोट या बैंक नोट या सिक्कों के प्रसारण की अनुमति देने का अधिकार है। यानी कि अगर आपने बैंक नोट, करेंसी नोट या कॉइन डाक के माध्यम से भेजने हैं, आपके पास डायरेक्टर जनरल की अनुमति होनी चाहिए। सच ट्रांसमिशन इज अलाउड ओनली इफ इट अलाइंस विद द गाइडलाइंस सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्टर जनरल ने आदेश दे दिया आप नोट्स भेज सकते हैं या करेंसी नोट भेज सकते हैं या कॉइन भेज सकते हैं। जो आदेश आपको मिले या जो अनुमति आपको मिली है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अन्य प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों, निर्देशों और विनियमों के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने किसी भी तरह से आपको अनुमति दे दी, ऐसा नहीं होगा। ये जो अनुमति होगी कैसे रहेगी? ये अनुमति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अन्य प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों, निर्देशों और विनियमों के आधार पर होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है बैटरीज कैन बी सेंट ओनली बाई, जो बैटरीज इत्यादि होती हैं उनको डाक के माध्यम से कैसे भेजा जा सकता है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। इनको सरफेस मेल के माध्यम से, सतह डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। अब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हवाई डाक से भेजना निषिद्ध माना जाएगा, उसमें बैटरीज भी आती हैं। तो ऐसी जो डाक वस्तुएं होती हैं इनको आप क्या कर सकते हैं? सरफेस रूट के माध्यम से भेज सकते हैं।
लोन इन अ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी ग्रांटेड आफ्टर, संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी में ऋण कितने समय के बाद दिया जा सकता है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आएगा, 4 वर्ष के बाद आपको होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऋण की सुविधा मिल जाती है। बट इज द टी कोड फॉर जनरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ बीओ स्लिप इन सीएसआई सिस्टम, सीएसआई सिस्टम में बीओ स्लिप के निर्माण और मुद्रण के लिए कौन सा टी कोड है? तो बीओ स्लिप को जनरेट करने के लिए कौन से टी कोड का यूज किया जाता है? ZMO_RICT_डाटा, और बीओ स्लिप को प्रिंट करने के लिए जेड बीओ स्लिप का यूज किया जाता है। इस टी कोड के उपयोग के माध्यम से बीओ स्लिप प्रिंट की जाएगी। बट इज इज सीरीज ऑफ बार कोड्स अलॉटेड फॉर बीओ बैग्स, बीओ बैग के लिए आवंटित बार कोड की श्रृंखला क्या है? LVT, सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एनएससी अकाउंट प्लेस्ड विद बैंक्स इज, बैंकों के पास गिरवी रखे गए एनएससी खाते को समय से पहले बंद करना है। और जो एनएससी होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है, तो ऐसे जो सर्टिफिकेट हैं इनको आप क्या कर सकते हैं? गिरवी रख सकते हैं, प्लेज रख कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने अगर किसी भी एनएससी अकाउंट को बैंक के पास प्लेज किया हुआ है, बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है, तो क्या उसको समय से पहले बंद किया जा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल, बाय फॉलोइंग दी प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस, निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए ऐसा संभव है। तो प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एन एनएससी अकाउंट प्लेस्ड विद बैंक इज पॉसिबल, बैंक के पास गिरवी रखे हुए एनएससी अकाउंट को समय से पहले बंद करने की अनुमति आपको हो जाएगी, लेकिन इसके लिए निर्धारित कुछ शर्तें या शर्तों का पालन करना होगा। इफ एन एनएससी इज प्लेस्ड विद अ बैंक, अगर किसी भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है और उसको आप समय से पहले बंद करना चाहते हैं, द बैंक्स कंसेंट एंड द कंडीशंस ऑफ द प्लेज एग्रीमेंट विल नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर प्री मैच्योर क्लोजर, तो इसके लिए पहले बैंक की सहमति चाहिए, बैंक्स कंसेंट चाहिए। दूसरी बात, जो एग्रीमेंट आपने किया था उसको गिरवी रखने के लिए, तो उस गिरवी समझौते की शर्तों पर भी विचार किया जाएगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स कैन बी परचेज्ड थ्रू, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र निम्नलिखित माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र आप एजेंट्स के माध्यम से नहीं खरीद सकते, तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। नहीं खरीद सकते थे क्योंकि अब ये क्या हो चुकी है? सर्विस बंद हो चुकी है। 5 year TD अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 5 वर्षीय TD खाते को अगर आप समय से पहले बंद करना चाहते हैं तो कितने समय के बाद आप इसको बंद कर पाएंगे? 4 वर्ष के बाद। पहले ये सुविधा आपको 1 वर्ष के बाद मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में 5 year TD खाते को 4 वर्ष से पहले आप बंद नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिट बैग्स शुड बी क्लोज इन दी प्रेजेंस ऑफ, जो ट्रांजिट बैग होते हैं, परिवहन थैले होते हैं, इनको हमेशा किसकी उपस्थिति में बंद किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड या मेल एजेंट की प्रेजेंस में, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। इसकी उपस्थिति में ट्रांजिट बैग को बंद किया जाना चाहिए। The parcel sorting case must always be kept locked when the work of sorting is not going on, and the key of it must remain during working hours in the custody of, जब छंटाई का काम बंद हो, यानी कि जब सॉर्टिंग का काम नहीं चल रहा है, तो पार्सल सॉर्टिंग केस को क्या करना चाहिए? हमेशा बंद रखना चाहिए, और कार्य समय के दौरान इसकी चाबी, और जब वर्किंग आवर्स होते हैं तो चाबी किसके पास रहेगी? पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास ही रहती है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। who are not exempted from the record office attendance generally, सामान्यतः किसे रिकॉर्ड ऑफिस कार्यालय उपस्थिति से छूट नहीं दी जाती है? और देखो, रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस से किसे छूट दी जाती है? द स्टाफ ऑफ मेल ऑफिसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस, डाक कार्यालयों के कर्मचारियों को रिकॉर्ड कार्यालय में उपस्थिति से छूट दी जाती है। किसको नहीं मिलेगी? स्टाफ वर्किंग इन सेक्शंस, अनुभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को रिकॉर्ड कार्यालय उपस्थिति से छूट नहीं दी जाती है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा? ए आ जाएगा। When an official on duty in a mail ban is attacked with any serious illness,
The male agent or male guard should communicate the fact with as little delay as possible to whom. अब मान लीजिए मेल बैन में कोई अधिकारी ड्यूटी पर है और तुरंत वो बीमार हो जाता है, अचानक बीमार हो जाता है, तो मेल बैन के मेल एजेंट या मेल गार्ड को यथासंभव जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ के बारे में किसको जानकारी देनी होगी? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। सबसे पहले वो ट्रेन के गार्ड को बताएगा और तुरंत इस चीज़ के बारे में डिविजनल सुपरिटेंडेंट को भी इन्फॉर्म करेगा। टीवी ऑर्डर्स आर इशूड बाई, टीवी ऑर्डर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? करेक्ट आंसर आपके पास ये आएगा डिविजनल सुपरिटेंडेंट या मंडल अधीक्षक के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। 3 तरह के आदेशों के बारे में हम पढ़ते हैं, ए ऑर्डर, बी ऑर्डर, टीवी ऑर्डर। तो टीवी ऑर्डर का मतलब होता है टूर ऑर्डर भी आप इनको कह सकते हैं। इनके लिए अलग से एक फाइल को रखा जाता है, गार्ड फाइल रखी जाती है और ये आदेश सुपरिटेंडेंट के द्वारा, सुपरिटेंडेंट भी कौन सा? सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलपीज प्रोवाइडेड बाई पोस्ट ऑफिसेस, डाक घरों द्वारा उपलब्ध करवाए गए विशेष पंजीकरण लिफाफे। करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा कि कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। तो डाकघरों में जो विशेष पंजीकरण वाले लिफाफे उपलब्ध करवाए जाते हैं उनको आपने अपंजीकृत लेख भेजने के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, तो पहली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इनको आप अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स भेजने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल इनके माध्यम से भेज सकते हैं आप? इनमें रजिस्टर्ड आर्टिकल भेज सकते हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल है, वीपी आर्टिकल है, इस तरह के आर्टिकल्स को इन लिफाफों में भेजा जाएगा। काउंटरफीट कॉइन्स रिमिटेड बाई करेंसी डिपार्टमेंट और मिनट्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाई, मुद्रा विभाग या टकसालों द्वारा जारी नकली सिक्के कैसे प्रेषित किए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर डी आएगा, बाई एनी अप्रूव्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब देखो हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा कि कॉइन्स को कैसे पोस्ट किया जाता है, पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स के बारे में पढ़ा। तो क्लोज नंबर 17 में एक एक्सप्रेशन आता है कॉइन्स के बारे में कि आप अगर ज्वेलरी भेजते हैं, कॉइन भेजते हैं, उनका मतलब क्या होता है? ज्वेलरी क्या चीज़ है, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर क्या चीज़ है, कॉइन्स क्या चीज़ है? तो सिक्के में वो सिक्के शामिल नहीं होते हैं जिनको मुद्रा विभाग की ओर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। या फिर मिनट्स क्या होते हैं? टकसाल, जो असली या नकली सिक्कों की पहचान करते हैं और अगर कोई नकली सिक्का है तो उसको कट लगा देते हैं ताकि उसकी पहचान रहे। तो इस तरह के जो नकली सिक्के होते हैं वो कॉइन शब्द में शामिल नहीं होते हैं। अब कॉइन शब्द में शामिल नहीं होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनको डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, उनको किसी भी स्वीकृत माध्यम से डाक द्वारा भेजा जा सकता है अगर वो कॉइन होंगे। ठीक है, अगर वो कॉइन एक्सप्रेशन में आते हैं, अगर वो सिक्के हैं तो उनको इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। अगर वो कॉइन एक्सप्रेशन में नहीं आ रहे हैं तो किसी भी स्वीकृत माध्यम से उनको डाक द्वारा भेजा जा सकता है। A parcel which does not exceed 10 किलोग्राम इन वेट, एक पार्सल जिसका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं है, वीपी पार्सल या पोस्ट रेस्टेंट पार्सल को छोड़कर विल बी इशूड फॉर डिलीवरी ओनली वंस, तो ऐसे पार्सल को वितरण के लिए केवल एक ही बार जारी किया जाएगा। एंड इफ इट कैन नॉट बी डिलीवर थ्रू एनी कोज ऑन फर्स्ट प्रेजेंटेशन बाय द पोस्टमैन इट विल बी ब्रॉट बैक टू द पोस्ट ऑफिस एंड बिल नोट बी इशूड अगेन फॉर डिलीवरी। तो मान लीजिए कोई भी पार्सल है और उसका वजन अगर 10 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं है तो उस पार्सल को वितरण के लिए डाक घर द्वारा केवल एक ही बार जारी किया जाएगा। और पहली बार जारी करने के बाद जब उसको प्रस्तुत किया गया वितरण के लिए तो वो वितरित अगर नहीं हो पाया, पोस्टमैन उस आर्टिकल को वापस डाकघर में ले आएगा, इनके उस पार्सल को वापस डाकघर में लाया जाएगा और अगेन उसको डिलीवरी के लिए जारी नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो कोई भी पार्सल अगर उसका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है, एक भी बार यानी कि उसको एक भी बार वितरण के लिए जारी नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसके आगमन की सूचना प्राप्तकर्ता को दी जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें पार्सल का वजन 10 किलोग्राम से कम है, एक बार वितरण के लिए जारी किया जाएगा, पहली बार वितरण नहीं होने पर दोबारा से उसको वितरण के लिए जारी नहीं किया जाता है। Complaints relating to loss or damage to a registered or insured article where a claim for compensation is made should be preferred within,
पंजीकृत या बीमित वस्तुओं की हानि या क्षति से संबंधित कोई भी शिकायत है जहां पर आप उसके लिए क्लेम का दावा कर रहे हैं, कंपनसेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं, मुआवजे के लिए दावा कर रहे हैं, तो इस तरह के मुआवजे के दावे को कितने समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के भीतर उसके लिए दावा किया जाना चाहिए। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर ट्रीटेड एज, पंजीकृत समाचार पत्रों को क्या माना जाता है? अब इसके दो आंसर सही हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके एक से ज़्यादा आंसर ठीक होते हैं, तो दोनों में से अगर आपने कोई भी टिक लगाया तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये सेकंड क्लास मेल में आते हैं, लेकिन सॉर्टिंग के लिए इनको फर्स्ट क्लास मेल की तरह ट्रीट किया जाता है। दोनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे। जब इनकी छंटाई की जाती है इनको फर्स्ट क्लास मेल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अदरवाइज ये कैसे होते हैं? सेकंड क्लास मेल में आते हैं। आर्टिकल्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू, लेखों को किसके माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इनको ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवल्प्स में आप पोस्ट कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट पैनल के माध्यम से आपको सिर्फ एड्रेसी का एड्रेस पोर्शन दिखाई देना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ह्यूमन एंड अदर विसेरा टू केमिकल एग्जामिनर्स फॉर एनालिसिस, मानव एवं अन्य आंतरिक अंगों को विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षकों के पास भेजना। तो ये हम कर चुके हैं, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में आता है कि ह्यूमन विसेरा ह्यूमन है या अदर विसेरा है, तो ये केमिकल एग्जामिनर्स को एनालिसिस के लिए ये चीज़ें डाक के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। कैसे भेजी जा सकती हैं? पूरी कंडीशंस हैं उसमें बताया हुआ है, कैसे कौन सी प्रिकॉशंस हैं, कैसे उनकी पैकिंग होनी चाहिए, उनको रजिस्टर्ड करके भेजना है, उनको पार्सल में भेजना है, वो सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। For any registered article which is reposted after having been delivered, कोई भी पंजीकृत लेख है उसकी एक बार डिलीवरी हो गई, वितरण होने के बाद अगर फिर से आप उसको पोस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाती है, उसका पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है। तो ये आता है उसमें कि रजिस्ट्रेशन कौन से आर्टिकल्स के लिए कंपलसरी है, तो कौन से आर्टिकल्स के लिए कंपलसरी है उसमें ये भी आता है कि कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर डिलीवर होने के बाद फिर से पोस्ट किया जाता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाती है। If any injurious postal article is found during the course of transmission, the case will be reported to, यदि प्रेषण के दौरान कोई भी हानिकारक वस्तु पाई जाती है तो मामले को तुरंत सर्किल हेड के पास भेजा जाएगा। डी ऑप्शन सही आएगी। For the flat-leak deposit account holders, the dispatches will happen. flat-leak डिपॉजिट खाता धारकों के लिए प्रेषण कैसे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ व्हेन यू बिकम अ स्टैंडिंग ऑर्डर अकाउंट होल्डर। अब मान लीजिए आप फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं और आप एक स्टैंडिंग ऑर्डर अकाउंट होल्डर बन जाते हैं, स्थायी आदेश खाता धारक बन जाते हैं, यानी कि आप इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि अगर ये चीज़ आती है, ये डाक टिकट रिलीज होते हैं या कोई नई स्टेशनरी आती है, मुझे वो स्टेशनरी या मुझे वो डाक टिकट आपने भेज देने हैं। तो अगर आप ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं तो फिर आपके फर्दर कोई ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी कोई नई डाक टिकट या नई स्टेशनरी आएगी बिना आपके आदेश के वो आपको भेज दी जाएगी। तो जब भी आप स्टैंडिंग ऑर्डर अकाउंट होल्डर बन जाते हैं, एवरी टाइम देयर इज अ न्यू रिलीज फ्लैटलिंग मटेरियल एज पर योर ऑर्डर, तो आपके आदेश के अनुसार जो भी नया फ्लैटलिक मटेरियल आएगा वो आपको बिना किसी आपके अगले आदेश के भेज दिया जाएगा। और कैसे भेजा जाता है? पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रत्येक मंथ के पहले वीक, पहले सप्ताह को भेजा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं APPU मीन्स। APPU का क्या मतलब है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना 1961 में हुई थी। कौन से हेडक्वार्टर के साथ हुई थी? मनीला, फिलीपींस के साथ। और इसकी शुरुआत कब हुई? एक तो होती है स्थापना, की स्थापना हो गई, मतलब जैसे आपने घर बना लिया और आप उसमें रहने कब से लगे, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसकी जो स्थापना है 1961 में हुई और इस शुरुआत की बात करें 1 अप्रैल 1962 से इसकी स्थापना हुई और भारत इसमें 1973 में शामिल हुआ था।
एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल और अल्टरेशन ऑफ एड्रेस ऑफ अ फॉरेन आर्टिकल पोस्टेड में बी गिवन। अब आपने फॉरेन कंट्री के लिए एक आर्टिकल भेजा, अगर आप उस आर्टिकल को डाक से निकालना चाहते हैं या उसके पते में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे दिया जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। हेड पोस्ट ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस में इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि जहां से आपने आर्टिकल पोस्ट किया था वहीं पर आप एप्लीकेशन दीजिए। हालांकि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप हेड पोस्ट ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस कहीं भी ये आवेदन दे सकते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है जहां से आपने आर्टिकल पोस्ट किया था वहीं से आप इसके लिए आवेदन करें। इन केस ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन इंश्योर्ड आर्टिकल, विदेशी बीमाकृत वस्तु के खो जाने की स्थिति में करेक्ट आंसर ये आएगा टोटल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू प्लस पोस्टेज विल बी रिफंडेड। आपने फॉरेन कंट्री के लिए एक बीमित डाक वस्तु भेजी, उसके लॉस के मामले में आपको कौन सा मुआवजा दिया जाएगा? तो जो भी सामग्री की वैल्यू थी वो आपको दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखा जाएगा, मान लीजिए सामग्री की वैल्यू 500 रुपये थी लेकिन आपने इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपये के लिए करवाई थी, तो मैक्सिमम जिस वैल्यू के लिए आपने इंश्योरेंस करवाई थी उसी वैल्यू के लिए आपको मुआवजा मिलेगा, प्लस इसमें आपको पोस्टेज चार्जेस भी रिफंड किए जाएंगे। तो पूरी लाइन यहाँ पे नीचे दी हुई है कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी इक्वल टू एक्चुअल लॉस और डैमेज। तो जो मुआवजा आपको दिया जाएगा वो नुकसान के या क्षति के बराबर होगा। अगर 500 रुपये का नुकसान हुआ है तो उसी के बराबर आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि आपने इंश्योरेंस कितनी वैल्यू के लिए की थी। इंश्योरेंस आपने 100 रुपये के लिए की और मुआवजा 500 रुपये के लिए लोगे, ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरी बात, इन केस ऑफ लॉस एंड इंश्योर्ड आर्टिकल और टोटल डैमेज टू इट, अब आपका जो इंश्योर्ड आर्टिकल है वो गुम हो गया, वो कहीं पे चोरी हो गया या पूरी तरह से उसको नुकसान हो गया, पूरी तरह से उसकी सामग्री को कोई नुकसान हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको पोस्टेज चार्जेस भी रिफंड किए जाते हैं। सिर्फ मुआवजा नहीं दिया जाएगा कि आपको सिर्फ उसमें इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग जो चार्जेस बने वो दे दिए, उसमें पोस्टेज चार्जेस भी आपको रिफंड किए जाएंगे, लेकिन कभी भी इंश्योरेंस फीस आपको रिफंड नहीं की जाती। पोस्टेज चार्जेस अलग चीज़ है, इंश्योरेंस फीस अलग चीज़ है। तो इंश्योरेंस फीस इसलिए दी थी ताकि उस आर्टिकल की इंश्योरेंस रहे, अगर उसको कुछ होता है तो उसके लिए मुआवजा मिले। तो इंश्योरेंस फीस आपको उस मामले में रिफंड नहीं की जाएगी। तो इंश्योरेंस फीस तो किसी भी मामले में वापस नहीं की जाती है। Addressee of a foreign uninsured article containing any objects for which insurance is compulsory has to pay to take delivery of the article। किसी विदेशी बीमा रहित वस्तु के प्राप्तकर्ता को जिसमें कोई ऐसी वस्तु हो जिसके लिए बीमा अनिवार्य है, वस्तु की डिलीवरी लेने के लिए क्या भुगतान करना होगा? अब क्या हुआ, फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए एक आर्टिकल आया और आर्टिकल कैसा है? गैर बीमाकृत है, यानी कि उसकी इंश्योरेंस नहीं हुई है। अब मान लीजिए भारत में उस आर्टिकल के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है। अब फॉरेन कंट्री से आया, ऐसे देश से आया जहां पे इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी नहीं है, लेकिन भारत में अगर उस आर्टिकल को पोस्ट करना है और उस आर्टिकल के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है, तो ऐसे आर्टिकल के लिए क्या किया जाएगा? तो इफ एन अनइंश्योर्ड आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री which contains an object of value for which insurance is compulsory will forward to the destination as insured article। कि फॉरेन कंट्री से अगर भारत में वितरित होने के लिए कोई ऐसा आर्टिकल आता है जिसके लिए भारत में इंश्योरेंस कंपलसरी है, तो उस आर्टिकल को डेस्टिनेशन या गंतव्य के लिए इंश्योर्ड आर्टिकल के रूप में ही भेजा जाएगा। Delivered to addressee on payment of prescribed insurance fees at inland rates। और अंतर्देशीय दरों के अनुसार उस आर्टिकल के ऊपर आपको निर्धारित बीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। तो 44 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आएगी? ए, इंश्योरेंस चार्जेस इन एडिशन टू पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस एट इनलैंड रेट्स। अंतर्देशीय दरों के अनुसार आपको उस आर्टिकल के ऊपर डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क और बीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। All communications related to custom duty should be addressed to postal appraiser। Postal appraiser is a
सीमा शुल्क से संबंधित जो भी कम्युनिकेशन होंगे वो पोस्टल अप्रेजर को भेजे जाएंगे। अब ये जो पोस्टल अप्रेजर है ये कौन होता है? कस्टम अथॉरिटी होती है। हालांकि इसके नाम के साथ क्या लगा है? पोस्टल अप्रेजर इसका नाम है, लेकिन ये कौन से महकमे के हैं, कौन से डिपार्टमेंट के हैं? ये कस्टम अथॉरिटीज हैं, सीमा शुल्क विभाग में आते हैं। तो सीमा शुल्क से जुड़े हुए जितने भी कम्युनिकेशन या संचार हैं वो आपने कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भेजने हैं। और कस्टम डिपार्टमेंट के ये अधिकारी कौन होते हैं? पोस्टल अप्रेजर और प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर होते हैं। प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर और पोस्टल अप्रेजर के ऑफिस की बात करें तो ये फॉरेन पोस्ट ऑफिस या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में स्थित होते हैं। आगे चलते हैं। ऑफिस कॉम्पिटेंट टू इशू अ रिसिप्ट फॉर दी कस्टम ड्यूटी कलेक्टेड इज, जब भी किसी डाक वस्तु के ऊपर सीमा शुल्क प्राप्त किया जाता है, एकत्र किया जाता है, उस एकत्र किए गए सीमा शुल्क के लिए कौन सा कार्यालय रिसिप्ट जारी कर सकता है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस इसके लिए रिसिप्ट जारी कर सकते हैं। द फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड ऑल हेड पोस्ट ऑफिस आर ऑथराइज्ड टू इशू रिसिप्ट फॉर कस्टम्स ड्यूटी पेड इफ रिक्वायर्ड बाय द एड्रेसी, अगर प्राप्तकर्ता के लिए आवश्यक है तो कस्टम ड्यूटी जो भी भुगतान की जाएगी उसके लिए एक रिसिप्ट फॉरेन पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की जा सकती है। और इसके लिए जो आपको आवेदन करना है वो तुरंत वितरण के बाद आपको करना है। 10 दिन के बाद अगर आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपको ये रिसिप्ट नहीं मिलेगी, यानी कि डिलीवरी से 10 दिन के पहले आपको आवेदन करना होगा। Export of items more than years old requires the clearance from archaeological department। कितने वर्ष से पुरानी वस्तुओं का अगर आप निर्यात करते हैं डाक विभाग के माध्यम से तो इसके लिए आपको पुरातत्व विभाग से मंजूरी लेनी होगी। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। 100 साल से ज़्यादा पुरानी किसी भी आइटम को अगर आप निर्यात करते हैं तो इसके लिए आपको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है उससे एक आपको मंजूरी की आवश्यकता होगी। Any foreign article suspected to contain prohibited goods will be intercepted and sent to the nearest। कोई भी विदेशी डाक वस्तु में अगर आपको ऐसा संदेह होता है इसमें प्रोहिबिटेड सामान है, यानी कि ऐसा कोई सामान है जिसको डाक के माध्यम से नहीं भेजना चाहिए, तो उसको रोक लिया जाएगा। और किसे भेजा जाएगा? नज़दीकी कस्टम्स कलेक्टर को, सीमा शुल्क कलेक्टर को भेजा जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Examination and assessment of duty on inward foreign articles is performed in। आवक विदेशी वस्तुओं पर शुल्क की जांच और मूल्यांकन कहाँ पर किया जाता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। फॉरेन पोस्ट ऑफिस में या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में ये काम किया जाता है। मैक्सिमम वेट ऑफ अ स्मॉल पैकेट शैल नॉट एक्सीड। स्मॉल पैकेट जो कि फॉरेन पोस्ट की एक सर्विस है उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 2 किलोग्राम हो सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे इज एट। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हुबली में स्थित है। डू और डाई स्लोगन ऑफ महात्मा गांधी जी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। महात्मा गांधी का करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कलाक्षेत्र फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, रुक्मिणी अरुणडेल के द्वारा की गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा खेल नैतिकता का मानक नहीं है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, पोजेसिवनेस। विश्वसनीयता, जिम्मेदारी, केयरिंग, ये सारी चीजें खेल नैतिकता के मानक हैं लेकिन पोजेसिवनेस नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आर। व्यवसायिक नैतिकता के तत्व कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा, कमिटमेंट टू टॉप मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ये सभी बिजनेस एथिक्स हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी टू रिवर ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? सही ऑप्शन सी आ जाएगी, गंडक इसकी सहायक नदी नहीं है। इंडिया शेयर्स अ कॉमन बॉर्डर विद फॉलोइंग कंट्रीज। भारत किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इन सब के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। Following the 84th Amendment to the Constitution in 2001, the total number of existing seats as allocated to various seats in Lok Sabha is on the basis of 2001 में संविधान के 84वें संशोधन के बाद लोकसभा में विभिन्न राज्यों को आवंटित मौजूदा सीटों की कुल संख्या किस आधार पर रहती है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 1971 की गणना के आधार पर। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा विभाग कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये था हमारे पास आंध्र प्रदेश सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती नजर आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस चीज़ के बारे में डिस्कस करें। इसके अलावा अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए तो बुक्स भी मिल जाएंगी। पीएससी की या एमटीएस पोस्टमैन की तैयारी करने के लिए थ्योरी बुक्स चाहिए तो थ्योरी बुक्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आपको बुक चाहिए जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें, क्वेश्चन बुक मिल जाएगी जिसमें 5000 के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके साथ हमने एक शुरुआत किया पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। आप भी इस जर्नी में हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की और हम पर्यावरण को बचाने में अपना कुछ ना कुछ सहयोग कर सकें। धन्यवाद।